नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। गरूर एक ऐसी चीज होती है जो कहीं ना कहीं जाकर टूटती जरूर है। ट्रंप का जो गरूर था वेनेजुएला में नहीं टूटा, हिंदुस्तान में नहीं टूटा, पाकिस्तान में नहीं टूटा, यूरोप में नहीं टूटा, ग्रीनलैंड पर अभी भी उसकी प्लानिंग है, लेकिन ईरान में उसका गरूर पूरी तरह से टूट चुका है, पूरी तरह से लाइन पर आ चुका है। कल का उसका जो ट्वीट था उसको पढ़कर समझ में आ रहा है कि ट्रंप को कायदे से समझ में आ गया है कि ईरान के साथ ना बातचीत में वो जीत सकता है और ना ही जंग में जीत सकता है। आपको याद होगा प्रोफेसर मरांडी ने कल लिखा था कि वांस साहब जो अपना सूटकेस पैक कर चुके हैं, बेहतर यह होगा कि अपने सूटकेस को अनपैक कर दें, क्योंकि ईरान से कोई नहीं जा रहा है बातचीत करने के लिए। मुझे भी ये लग रहा था कि आखिरी टाइम पर, और बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि आखिरी टाइम पर चला जाएगा कोई ना कोई और इस्लामाबाद में बातचीत हो जाएगी। 60-65 दिन कुछ भी, कोई एक जगह जाकर सहमति बन जाएगी। ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि ईरानी फाइनली इस्लामाबाद पहुंचेंगे ही नहीं। यह किसी ने सोचा ही नहीं था कि ट्रंप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर चुका है और उसके बाद ईरानी बातचीत करने से भी इंकार कर देंगे। ईरानी इस्लामाबाद जाएंगे ही नहीं और नतीजा यह होगा कि जेडी वांस और बाकी जो लोग आने वाले थे वो लोग अमेरिका में ही रह जाएंगे, मीटिंग करेंगे। सबको यह लगा था कि अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि ईरानी बातचीत के लिए नहीं जाते हैं तो सीज फायर के बाद अमेरिका कुछ ना कुछ करेगा, कहीं ना कहीं अटैक करेगा, 2-4 बम गिराएगा, 2-4 ड्रोन गिराएगा। लेकिन यह तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि एक तरफ ईरानी ये कहते रहेंगे कि हमें बातचीत करना ही नहीं है, हम जंग के लिए तैयार हैं, और दूसरी तरफ ट्रंप ये कह देंगे कि भैया ठीक है, बातचीत नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, सीज फायर को और बढ़ा देते हैं, हम कोई हमला नहीं करेंगे, प्लीज बातचीत के लिए तैयार हो जाओ, जितना भी टाइम लो, लेकिन फाइनली बातचीत के लिए तैयार हो जाओ। ईरान ने लड़ाई के लिए पूरा अपना माहौल बना लिया था, अपनी जनता को भी, अपनी आवाम को भी दिमागी तौर पर तैयार कर दिया था कि कभी भी अमेरिका से हमला हो सकता है। इसीलिए कल आप देखते हैं कि पूरे ईरान में, शिराज में, कुम में और बाकी सारी जगहों पर जबरदस्त जुलूस निकले हैं। अब जुलूस तो लगातार निकल ही रहे थे, लेकिन इन वीडियोस को आप देखेंगे तो पता यह चलेगा कि इन जुलूसों में आईआरजीसी के लोग सीधे शामिल हुए हैं और आईआरजीसी की मिसाइलें इसमें दिखाई गई हैं। मिसाइलें लेकर लोग सड़क पर उतरे हैं। पूरे ईरान में इस तरह के जुलूस निकले हैं। तमाम चैनलों पर आप इन जुलूसों की तस्वीर देख चुके होंगे। हमारे पास एक्सक्लूसिव तस्वीर जो आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव जो वीडियोस आए हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं कि ईरान में कल किस तरह का माहौल था। क्योंकि ईरान लगातार इस बात को कह रहा था कि इस सीज फायर का जो इस्तेमाल किया है अमेरिका ने, वो वक्त लेने के लिए किया है ताकि अपनी ताकत को फिर से मजबूत करके ईरान के ऊपर अटैक कर सके। ट्रंप का भी एक ट्वीट आया था जिसमें उसने कहा था कि ये जो सीज फायर का वक्फा था, इस वक्फे में हमने अपने आप को मजबूत किया है, रीग्रुप किया है। ईरान ने भी रीग्रुप किया होगा थोड़ा बड़ा, लेकिन हम पूरी तरह से जंग के लिए तैयार हैं। तो यह अंदेशा था कि ईरान की टीम जब नहीं पहुंचेगी इस्लामाबाद तो ट्रंप हमला करेगा। अब यहां पर 2 पॉइंट तो आपको शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को भी देने ही पड़ेंगे। शहबाज शरीफ ने शुक्रिया अता किया और ये जो ट्वीट लिखा था ट्रंप ने, उसमें उसने यही कहा कि पाकिस्तान ने हमसे रिक्वेस्ट किया है कि जंग को दोबारा ना शुरू करें, थोड़ा इंतजार करें और थोड़ा इंतजार करने के बाद जो बातचीत होगी उसमें मामला सुलझ जाएगा, कहीं ना कहीं जाकर मामला सुलझेगा। हालांकि हामिद मीर पाकिस्तान के बड़े जर्नलिस्ट हैं, इंडिया में तो हम उनके ट्वीट नहीं देख पाते, लेकिन तस्नीम न्यूज ने उनका एक ट्वीट कोट किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि आज अगर पाकिस्तान को मीडिएटर होने की हैसियत मिली है, अगर मीडिएटर होने की इज्जत मिली है, तो वो सिर्फ इसलिए मिली है कि ईरान ने अमेरिका का जबरदस्त मुकाबला किया, मैदानी जंग में, हवाई जंग में अमेरिका को शिकस्त दी और इसी वजह से आज सीज फायर की डील हो रही है। वरना तो सीज फायर की कोई डील होती ही नहीं, कोई बातचीत होती ही नहीं। तो मीडिएशन करने के लिए कैसे मिलता, यह भी एक सच है, लेकिन यह भी सच है कि पाकिस्तान ने मीडिएटर की भूमिका निभाई है और अभी तक वो रोल निभाए चला जा रहा है। अब मैं बार बार बता चुका हूं कि अगर यह समझौता हो जाता है
तब तो पाकिस्तान की हैसियत बढ़ेगी। लेकिन अगर यह समझौता नहीं होता है, अगर दोबारा जंग शुरू होती है, तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो यह एक रिस्क भी है, यह एक दांव भी है। क्या होता है देखना है। एक बात बहुत क्लियर है, पहला राउंड बातचीत का ईरान ने जीत लिया है। देखिए, बहुत सारे वीडियोस आएंगे, बहुत सारी बातें होंगी। कल मैं ट्वीट देख रहा था, ईरान जीत गया, अमेरिका जीत गया, फना हो गया, ढिमका हो गया। जब तक गहराई में जाकर ना समझिए कि इस डिप्लोमेसी से ईरान को क्या हासिल हुआ है, तब तक इस बात का कोई मतलब नहीं है कि कौन जीत गया और कौन हार गया। हासिल क्या है ईरान को, उसको समझिए। तुर्क का जो इक्का है ईरान के पास, वो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सीज फायर के बाद खोला गया, लेकिन अमेरिका ने जब कहा कि हम ब्लॉकेड नहीं हटाएंगे, तो फिर से बंद कर दिया गया। उसी प्रोसेस में कुछ जहाजों पर हमला हुआ, जिसमें दुर्भाग्य से हमारे देश हिंदुस्तान की भी जहाज थी। हमें बुरा लगा, नहीं अच्छा लगा कि हमारी जहाज पर ईरान ने हमला किया। लेकिन जब आप एनालिसिस करते हैं तो बुरा लगने और अच्छा लगने पर बहुत नहीं जा सकते। फ्रांस की जहाज पर, हिंदुस्तान की जहाज पर जो हमला हुआ, हालांकि इस हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई मारा नहीं गया, लेकिन जहाजों को वापस लौटना पड़ा। यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि ईरान को सारी दुनिया को बताना था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फिर से बंद हो चुकी है। जिनको परमिशन मिली थी उनको भी हम नहीं जाने देंगे। अमेरिका ने ब्लॉकेड लगाया और ईरान का कहना है, कल भी बयान आया है ईरान से, कि ब्लॉकेड इस तरह का करना एक्ट ऑफ वार है, जंग की तरह है। ये जंग का हिस्सा है। तो जब तक आप ब्लॉकेड नहीं हटाएंगे, तब तक हम इसको सीज फायर मानेंगे ही नहीं। ये ब्लॉकेड लगाया और खबर यह आ रही है कि इस ब्लॉकेड के बावजूद 34 ईरानी टैंकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को क्रॉस करके निकल गए हैं। एक टैंकर, मैंने बताया था, सबने बताया है कि एक टैंकर ओमान की खाड़ी जो है, सी ऑफ ओमान, उसमें अमेरिका ने उसको जब्त किया है और उसको लेकर ईरान लगातार कह रहा है कि हमारा टैंकर भी वापस करो और हमारे लोगों को भी वापस करो। तो ईरान ने एक बात क्लियर कर दी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का कंट्रोल उसके पास है। सारी दुनिया को अब यह पता है। यह पहली जीत है। दूसरी बड़ी जीत है कि जब शुरू में बातचीत का मामला बन रहा था, तो अमेरिका की जो डिमांड्स थी उसमें बहुत सारी चीजें शामिल थी। सबसे बड़ी डिमांड तो यह थी कि मिसाइलों की रेंज कम की जाए, मिसाइलों का प्रोडक्शन कैप किया जाए, यानी कितनी मिसाइलें ईरान बनाएगा, यह फैसला डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में बैठ के करेंगे। यह डिमांड शुरू में बड़ी डिमांड्स थी। और साथ में एक डिमांड थी जिनको अमेरिका प्रॉक्सी कहता है कि यह ईरान के प्रॉक्सी हैं, हिजबुल्लाह, हमास, हूथी, कताइब हिजबुल्लाह, इन सबको ईरान सपोर्ट देना बंद करे। ये शर्तें थी। वैसे प्रॉक्सी वाले मामले पे मैं हमेशा कहता हूं कि अगर प्रॉक्सी की ही बात करनी है तो फिर इजराइल को भी प्रॉक्सी कहा जाना चाहिए अमेरिका का, और साथ में कई सारे जो गल्फ स्टेट है, खासतौर पर बहरीन, यूएई और इस तरह के स्टेट, इनको भी अमेरिका का प्रॉक्सी कहा जाना चाहिए, क्योंकि इनके यहां तो बाकायदा अमेरिका के बेसेस हैं, अमेरिका के सैनिक हैं और बाकी सब कुछ है। खैर, इसको छोड़ देते हैं। तो अपने जो सहयोगी हैं रेजिस्टेंस के, उनकी सहायता बंद करो, उनकी मदद बंद करो, मिसाइलें बनाना कम करो, और इस तरह की शर्तें ईरान के ऊपर लागू करने की बात थी। अब जब बातचीत चल रही है, अब जब डिटेल्स आ रही हैं, तो समझ में यह आ रहा है कि यह सब मुद्दा गया। अब कोई इस पर बात नहीं कर रहा है कि हिजबुल्लाह की मदद करना, हमास की मदद करना, हूथी की मदद करना ईरान बंद कर दे। आप देखिए, ईरान की शर्त थी कि लेबनान में भी सीज फायर किया जाए। अब इस शर्त का मानी क्या है? इस शर्त का मानी यह है कि लेबनान में हमारे लोग हैं, लेबनान में हिजबुल्लाह है, और उसके ऊपर हमला बंद किया जाए, यानी सीधे सीधे रेजिस्टेंस के साथ खड़े होने की बात थी। अमेरिका ने इसको माना। लेबनान में सीज फायर हुआ, 10 दिन का सीज फायर ट्रंप ने लेबनान में ऐलान किया, और इस प्रोसेस में नेतन्याहू को साथ भी नहीं लिया। अकेले वहां बैठकर उसने ऐलान कर दिया कि सीज फायर हो गया वहां पर। अब इजराइल किसी भी तरह का अटैक नहीं कर सकता, इसको हम बैन कर रहे हैं, और अभी फिर बातचीत होने जा रही। यानी सीधा सा मतलब है कि अमेरिका ने इस फैक्ट को तस्लीम किया कि हिजबुल्लाह और ईरान के बीच में रिश्ते हैं, और ईरान हिजबुल्लाह को लेकर शर्त रख रहा है, हिजबुल्लाह की तरफ से शर्त रख रहा है। तो प्रॉक्सी जिसको कहते हैं, उसकी मदद का मामला इस पूरे मामले से गायब हो गया। मिसाइलों को लेके 200 किलोमीटर की बात हो रही थी कि सिर्फ 200 किलोमीटर तक मिसाइलें जा सकें, ऐसी मिसाइलें बनाओ।
यानी सऊदी पर तो मार सकते हो, कतर पे तो मार सकते हो, यूएई पर तो मिसाइल मार सकते हो, बहरीन पर तो मिसाइल मार सकते हो, लेकिन इजराइल पर मिसाइल नहीं मार सकते। यह अमेरिका चाहता था। आप देखिए, नक्शा देखिए, 200 किलोमीटर के रेंज में अरब मुल्क तो आ जाएंगे, जॉर्डन शायद नहीं आएगा, बाकी जितने अरब मुल्क हैं 200 किलोमीटर के रेंज में तो आ जाएंगे। तो अगर मान लीजिए कि ईरान यह शर्त मान भी जाता, तो यह साबित होता है कि अमेरिका को अरब मुल्कों की कोई चिंता नहीं थी। अरब मुल्कों पर मिसाइल गिरे, अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इजराइल पर नहीं गिरना चाहिए था। लेकिन पहले दिन से, चाहे वो जिनेवा हो, चाहे उसके पहले दोहा हो, चाहे अब जो बातचीत इस्लामाबाद में हुई है, पहले दिन से ईरान ने बिल्कुल क्लियर किया था कि मिसाइल पर हम कोई बात नहीं करेंगे। मिसाइल हमारा मुल्क है, हमारी डिफेंस की जरूरतें हैं, और उसके हिसाब से मिसाइल कैसी बननी है, कितनी बननी है, यह हम खुद तय करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप यह तय नहीं करेगा कि मिसाइलें कैसे बनेंगी। और अब यह सब मामला चला गया है, केवल 2 मामले बचे हुए हैं, न्यूक्लियर एनरिचमेंट और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। केवल ये 2 मुद्दे अब बचे हुए हैं। अमेरिका कह रहा है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोल दो, ईरान कह रहा है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हम खोल देंगे, लेकिन वो रहेगी हमारे कंट्रोल में। टॉल का सिस्टम होगा, और जो टॉल होगा वो हम शेयर करेंगे ओमान के साथ, क्योंकि ईरान का कहना है कि इंटरनेशनल वाटर है ही नहीं, इसीलिए इस पर इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी नहीं लगती है। ना तो यह हाई सी वाटर है और ना यह इंटरनेशनल वाटर है, यह ईरान और ओमान का टेरिटोरियल वाटर है। यानी समुद्री सीमा जो होती है, समुद्री बाउंड्री जो ईरान की और ओमान की होती है, वो कवर करती है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को। यह कहना है ईरान का। वैसे मैं आपको बता दूं कि जिस ट्रीटी की बात हो रही है, जिस ट्रीटी के चलते, जिस संधि के चलते, जिस समझौते के चलते इंटरनेशनल वाटर में सारी दुनिया की जहाजें आ जा सकती हैं, उनके ऊपर कोई फीस नहीं लगती, उस ट्रीटी पर ना तो ईरान ने कोई सिग्नेचर किया है, ना ही अमेरिका ने कोई दस्तखत किया है। तो अमेरिका और ईरान दोनों उस ट्रीटी से बाहर हैं। जिस समझौते पर आपने सिग्नेचर नहीं किया है, वो समझौता आपके ऊपर लागू कैसे किया जा सकता है? तो ईरान का बहुत क्लियर कहना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर हमारा कंट्रोल रहेगा। अब दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा है न्यूक्लियर एनरिचमेंट का। न्यूक्लियर एनरिचमेंट एक ऐसा मुद्दा है जिस पर ईरान थोड़े समझौते करने को तैयार है। अमेरिका कह रहा है कि 20 साल तक आप मोरेटोरियम लगाएंगे, 20 साल की मियाद होगी जिसमें आप यूरेनियम एनरिच नहीं करेंगे। हो सकता है, मैंने पहले भी कहा था कि इसमें ईरान समझौता कर ले, 5-6 साल की बात मान ले, हद से हद 10 साल की, मुझे लगता नहीं है 10 साल की बात मानेगा, लेकिन प्रेशर पड़ने पर, अंदर से बाहर से प्रेशर पड़ने पर हद से हद 10 साल हो सकता है। ईरान ने जो प्रपोजल दिया है वो सिर्फ 5 साल का दिया है। इसमें दूसरी शर्त कि एटम बम आप नहीं बनाएंगे, न्यूक्लियर बम आप नहीं बनाएंगे। ईरान पहले ही कह चुका है कि न्यूक्लियर बम तो हम इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि हमारे जो सुप्रीम लीडर थे उनका फतवा था कि न्यूक्लियर बम जो है वो एंटी इस्लामिक है। ऐसा कोई भी बम जो मास डिस्ट्रक्शन करता है, पूरे मुल्क को खत्म कर सकता है, पूरी आबादी को खत्म कर सकता है, वो मानना था खामनेई साहब का कि वो एंटी इस्लामिक है। इस्लाम इस तरह के वेपन की, इस तरह के हथियार की इजाजत नहीं देता, ये उनका मानना था। और इसीलिए ईरान पहले दिन से कह रहा है कि न्यूक्लियर बम तो हमको बनाना ही नहीं है। उसमें यह शर्त लगाई जा सकती है कि IAEA इंस्पेक्शन करेगा, और उसको ईरान मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। लेकिन एक बात, जब मैं इतनी बातें कर रहा हूं तो आपके दिमाग में आ गई होगी कि ईरान ना तो हारे हुए नेशन की तरह बिहेव कर रहा है और ना तो बराबरी में बिहेव कर रहा है। वो हाई पैडल पर बैठा हुआ है, वो एक जीते हुए मुल्क की तरह बिहेव कर रहा है। नहीं आएंगे इस्लामाबाद, नहीं करेंगे बातचीत, नहीं चाहिए सीज फायर, ये कौन कह सकता है? जिसको ये डर होगा कि अरे यार हम तो तबाह बर्बाद हो चुके हैं और दोबारा जंग हुई तो हम और बुरी तरह से तबाह बर्बाद हो जाएंगे, वो तो एक दिन पहले इस्लामाबाद में जाकर डेरा बना देगा और जो जो शर्तें रखी जाएंगी सर झुकाकर मान लेगा। बराबरी का होगा तो कहेगा चलो तुम आ रहे हो तो हम भी आ जाते हैं, देखते हैं क्या बातचीत होती है। लेकिन ये दोनों काम ईरान ने नहीं किया। ईरान ने जिद ठान ली कि जो 10 पॉइंटर्स हमने दिए थे, सिर्फ और सिर्फ उन 10 पॉइंटर्स पर अगर बात होगी
तब हम आएंगे जिसमें हमने बताया है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, और साथ में अपनी शर्तें रखी हैं, जिसमें एक बड़ी शर्त यह है कि हमारा जो फ्रोजन एसेट है, जो हमारा पैसा तुमने अपने बैंकों में दबा कर रखा है, जो हमारी संपत्तियां तुमने अपने मुल्कों में दबा कर रखी हैं, कुछ को तो बेच भी दिया है, वो डिफ्रीज करो ताकि ईरान का पैसा ईरान में आ सके और ईरान की आवाम की भलाई में लग सके। अगर ये शर्तें मानते हो तो हम आ रहे हैं, और नहीं मानते हो तो हमें कोई जरूरत नहीं है, हम सीज फायर के प्रोसेस में शामिल नहीं होंगे। और उसके बावजूद अगर ट्रंप कहता है कि हम हमला नहीं करेंगे, इंतजार करेंगे, इसका मतलब यह है कि बैक चैनल बातचीत होती रहेगी, और बैक चैनल बातचीत तब तक होती रहेगी जब तक ईरान इस बात से राजी नहीं होता है कि जो बात होने वाली है या जो शर्तें तय हुई हैं वो उसको मंजूर है। यानी ईरान की शर्तों पर बातचीत होगी। यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई है, और अपने आप में यह बड़ी जीत है। आप सोचिए, कहां अमेरिका की इकॉनमी कितनी बड़ी है, ईरान से बताने की जरूरत नहीं है। अमेरिका के हथियार कितने महंगे हैं और कितने ज्यादा हैं ईरान की तुलना में, यह बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद ईरान ने इस जंग में वो हाल किए हैं अमेरिका के और दुनिया के, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज रोककर दुनिया भर में जो गैस, तेल, इन सारी चीजों का संकट पैदा किया है, दिक्कत पैदा की है, वो दरअसल उसका तुरुप का इक्का है, जो मैं पहले जहां से मैंने शुरुआत की थी। और वो तुरुप का इक्का जब तक उसके पास है वो झुकने वाला नहीं है, और अमेरिका सारी कोशिशें कर चुका है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवाना उसके बस की बात नहीं है, ये भी बिल्कुल क्लियर हो चुका है। उधर आप देखेंगे ट्रंप 1000 मुश्किलों में फंसे हुए हैं। अगर आप केवल जो अमेरिका में चल रहा है वो सरसरी निगाह से देखें तो आपके समझ में आता है कि बेहद मुश्किल दौर में फंसे हुए हैं ट्रंप। काश पटेल जो FBI के चीफ हैं, एटलांटिक अखबार लिखता है कि वो शराब इतनी पीते हैं कि फैसले नहीं हो पाते हैं, लेट से आते हैं। काश पटेल कहते हैं कि मैं मुकदमा कर दूंगा तुम्हारे ऊपर, इज्जत हतक का मुकदमा कर दूंगा, मानहानि का मुकदमा कर दूंगा। एटलांटिक कहता है कर दो, हमारे पास सबूत है। तो काश पटेल वहां फंसे हुए हैं। मागा पूरा उनके खिलाफ है। टकर कार्लसन का वीडियो आता है जिसमें वो कहता है कि हमें इस बात का अफसोस है कि हमने ऐसे आदमी को अमेरिका का राष्ट्रपति बनाया। वहां का एक केमिकल न्यूक्लियर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ सीनियर आदमी जिसका नाम है एंड्रयू हक, उसका वीडियो आता है जिसमें वो शराब पी रहा है एक महिला के साथ, और जो अमेरिका की सीक्रेट्स है न्यूक्लियर को लेकर वो वहां पर शेयर कर रहा है। वो वीडियो अमेरिका में घर घर में चल रही है। मिड टर्म इलेक्शंस को लेकर कहा जा रहा है कि इससे ज्यादा बुरी हालत ट्रंप की थी ही नहीं। तो ट्रंप खुद बेहद परेशान है। बड़ी बड़ी बातें उसने की, ये कर देंगे, पूरी सभ्यता को नष्ट कर देंगे, सिविलाइजेशन को नष्ट कर देंगे, यहां गिरा देंगे, वहां गिरा देंगे, सब कुछ कर देंगे। लेकिन ईरान ने जिस सब्र के साथ उसका मुकाबला किया है, अब साफ समझ में आ रहा है कि उसका रिजल्ट ईरान को मिलना शुरू हो गया है। और अगले राउंड की बातचीत जब भी होगी, हालांकि मैं फिर कह दूं, ईरान ने भी इस बात को कहा है कि हम ट्रिगर रेडी हैं, हमारी उंगलियां ट्रिगर पे हैं, हम जानते हैं कि अमेरिका कभी भी धोखा दे सकता है, इसलिए जंग दोबारा शुरू हो सकती है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अमेरिका किसी की नहीं सुनेगा और पागल आदमी ट्रंप जो है वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब इस बात की उम्मीद ज्यादा हो गई है कि एक ऐसा फैसला होगा, एक ऐसा समझौता होगा जो दोनों के लिए रेस्पेक्टेबल होगा, जिसमें दोनों को इज्जत मिलेगी। ट्रंप कहेंगे कि यूरेनियम एनरिचमेंट में हमने ऐसा कर दिया कि ईरान बना नहीं पाएगा एटॉमिक बम, न्यूक्लियर बम, और ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे कंट्रोल करेगा, उससे टॉल वसूलेगा, जिससे उसकी इकोनॉमी बेहतर होगी। और साथ में अगर उसके ऊपर से कुछ सैंक्शंस हट जाते हैं, जो हटेंगे ही हटेंगे, और उसकी जो फ्रोजन एसेट है वो वापस मिल जाती है, तो ईरानी इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा और दुनिया भर में ईरान एक बड़ी ताकत के रूप में, ऐसी ताकत के रूप में एस्टैब्लिश होगा जिसने अमेरिका और इजराइल को घुटनों पर झुकने के लिए मजबूर कर दिया। वैसे खत्म करने से पहले एक मजेदार बात, ट्रंप उस न्यूक्लियर बम को रुकवाना चाहते हैं जो कभी बना ही नहीं था और जो कभी बनना ही नहीं था, ईरान जिसको बनाने वाला था ही नहीं, और उस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवाना चाहते हैं जो कभी बंद ही नहीं थी, जो पूरी तरह से खुली हुई थी। अगर यह जंग नहीं होती तो ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को रोकता ही नहीं। सैकड़ों बरसों से वहां से जहाजें आ रही थी और अब भी जहाजें आती जाती रहती, तो एक खुले हुए स्ट्रेट को दोबारा खुलवा रहे हैं ट्रंप,
और एक ऐसे न्यूक्लियर बम को बनवाने से रोक रहे हैं या बनने से रोक रहे हैं जिसको कभी बनना ही नहीं था। और ये सब करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर दिया, आधे हथियार अपने खर्च कर दिए। अब आप खुद फैसला लीजिए कि ऐसे आदमी को आप क्या कहना चाहेंगे। जो कहना चाहेंगे वो कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।